Hello friends, good evening to all and welcome to all in my YouTube channel शुभम जैन ABC एग्ज़ाम प्रेप। आज हम अपना टारगेट नैब तहसीलदार के लिए जो हमने MCQ सीरीज़ लॉन्च की हुई है उसका डे 2, ठीक है, उसमें 20 MCQs डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टारगेट अप्रोच है कि जो आपका करंट अफेयर का सेक्शन रहेगा नैब तहसीलदार के एग्ज़ाम के लिए जो PPSC कंडक्ट करवा रही है, हम ट्राई ये करेंगे कि जो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे 80 में से वो हम कवर कर लें। देखिए, जो हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हैं और हम एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो 20 क्वेश्चंस ही होते हैं। उसमें से अगर आप इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को समझोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो वहाँ पे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलती हैं जिससे आपका करंट अफेयर कवर हो जाता है। हम ट्राई करेंगे कि लास्ट 8 मंथ्स का जो करंट अफेयर है वो आपके साथ डिस्कस कर लें। आज हम डे 2 लेके आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। कल आपका संडे रहेगा, ठीक है। संडे को आपको कोई भी करंट अफेयर नहीं करना। कल आपको क्या करना है, आपको CSET की प्रैक्टिस करनी है, इन द सेंस कि आपको जो 40 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, क्वांट और रीजनिंग सेक्शन से, वो प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आपको प्रायोरिटी बेसिस पे पहले 3 चीज़ें करनी है। एक तो जो लास्ट ईयर का नैब तहसीलदार का एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल हो गया था, वो आपको फुल सॉल्व करना है, ठीक है, विद करंट अफेयर्स। देन आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, वो आपको सॉल्व करना है। अभी रिसेंटली एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आपका क्वांट जो है वो अच्छे लेवल का है। चलो रीजनिंग आसान हो सकती है उसमें, लेकिन क्वांट ठीक है, अच्छे लेवल का था। एंड देन फोर्थ, आपको इस साल UPSC प्रीलिम जो हुआ था 28 मई को 2023 को, इसका आपका CSET का पेपर आपको देखना, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप GS प्रीलिम का एग्ज़ाम भी देख सकते हो, ठीक है, जो पेपर 1 हुआ था GS1, वो भी आप देख सकते हो, लेकिन आपको CSET तो देखना ही है, उसको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चन रिपीट आएंगे, ये सिर्फ आपका माइंड एक्सरसाइज है, ठीक है, कि आपका जो दिमाग है कितना अच्छे से काम कर रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अगर आपने कंसेप्ट को रिवाइज किया हुआ है, ठीक है। एक बार आप कंसेप्ट कर चुके हो, अभी इतना टाइम भी नहीं है, रैंडम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। आप कोई भी एक टॉपिक को लेके सिर्फ उसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम डे 2 में। अपना फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग बिकम्स द फर्स्ट ऑफ ऑल द एम्स टू रिसीव द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। देखिए, जो ये NABH है, ये एक एक्रेडिटेशन है। जैसे हमारे कॉलेजेस वगैरह होते हैं जिनको NAC का एक्रेडिटेशन मिलता है, ऐसे हमारे हॉस्पिटल्स को एक्रेडिट करने के लिए एक एक्रेडिटेशन बनाई गई है जिसका नाम है NAB। अगर किसी हॉस्पिटल को ये एक्रेडिटेशन मिल जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के लिए माना जाता है, यानी कि उसमें अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो रिसेंटली वैसे तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स को पब्लिक सेक्टर में एंड अदर सेक्टर में NAB का एक्रेडिटेशन मिला है, लेकिन पहला एम्स बताना है जिसको ये एक्रेडिटेशन मिला, तो वो है आपका एम्स नागपुर, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड ग्रेन स्टोरेज स्कीम हैज़ बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड ग्रेन स्टोरेज स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिस्टम बनाया है, ठीक है। क्यों बनाया वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री दिस पर्टिकुलर स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड। जो ये लार्जेस्ट फूड ग्रेन स्टोरेज की स्कीम है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी। देखिए, जब कोई स्कीम उसके नेम से अगर हम जज कर पा रहे हैं और उसका आंसर वही है, तो फिर उसको डिस्कस करना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर ये फूड ग्रेन की स्कीम है, अगर कोई और मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, तो उस मिनिस्ट्री के बारे में आपको अलग से नोट्स में लिख के, ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये वाली मिनिस्ट्री आपकी लार्जेस्ट फूड ग्रेन स्टोरेज स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। ये कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री है, ठीक है, जिसको जो हमारे अभी होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वही हेड करते हैं, ठीक है। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की कुछ स्कीम्स चलती हैं फूड स्टोरेज को लेके, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री भी अपनी स्कीम्स चलाती है, एंड आपका कंज्यूमर अफेयर फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ स्कीम्स चलाता है। इन सभी मिनिस्ट्रीज़ को कंबाइन करके इनकी जितनी स्कीम्स चलती हैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर, उनको क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसी को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड ग्रेन स्टोरेज स्कीम बोला जा रहा है, ठीक है।
तो ये लार्जेस्ट फूड ग्रेन स्टोरेज स्कीम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, ये न्यूज़ में देख लेते हैं। जो हमारा ओवरऑल फूड प्रोडक्शन है कंट्री में वो आपका 3100 लाख टन है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज है वो सिर्फ इतनी है जिसको हम बोलते हैं 47% फूड ही हम स्टोर कर पाते हैं। इसके साथ काफ़ी सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं यार। देखो, एक तो हमारा जो फूड है प्रीशियस वो वेस्ट हो चला जाता है। फार्मर्स को अगर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो उनको अपनी क्रॉप्स को कम दाम पे बेचना पड़ता है, तो इस तरह के काफ़ी सारे लॉसेस हैं, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी डिसाइड किया कि हम 700 लाख टन फूड स्टोरेज कैपेसिटी को ऐड करेंगे, ठीक है, जिससे क्या हो सके कि जो फूड स्केर्सिटी आती है या फिर फार्मर्स की इनकम को हम डबल करना चाहते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे जो हमारे गोल्स हैं उसको हम अचीव कर सकें, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट फूड ग्रेन स्टोरेज स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पोलर वॉर्टेक्स। देखिए, जो आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है उसमें से करंट में पोलर वॉर्टेक्स काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है, अभी नहीं है, नवंबर दिसंबर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये पोलर वॉर्टेक्स होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होते हैं वहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर कोल्ड होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है, ठंडा यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे अर्थ के अंदर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जब फ्लो करती हैं तो यहाँ का जो विंटर के अंदर जो कोल्ड होती है इस एटमॉस्फेयर को यहीं पे क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, यहाँ की जो ये ठंडा है एटमॉस्फेयर यहाँ पे इसको आने नहीं देती, तो इसको ही पोलर वॉर्टेक्स बोलते हैं कि यहाँ पे सर्कुलेट रहती है हवा इसी के अंदर, ठीक है। ऐसे ही आपका साउथ पोल में होता है। तो यहाँ पे आपको पोलर वॉर्टेक्स बताना है कि क्या है, एक लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर है, कोल्ड एयर, ठीक है, लो प्रेशर एरिया ही होता है, यहाँ पे आपको एग्जाम में हाई प्रेशर देखने को मिल सकते हैं। कोल्ड एयर होती है सराउंडिंग बोथ द अर्थ्स पोल, दोनों पोल्स के अराउंड जो है कोल्ड एयर का एक सराउंडिंग होता है। इट वॉज ऑल्सो नोन एज पोलर पिग, इसको पोलर पिग भी बोलते हैं, यस सही है। टर्म वॉर्टेक्स रेफर्स टू द काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ द एयर, क्या वॉर्टेक्स का मतलब काउंटर क्लॉकवाइज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्दर्न पोल में ये काउंटर क्लॉकवाइज होती है, साउदर्न पोल में ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, इसका रोटेशन या सर्कुलेशन। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा तो आपकी ओनली 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिशरीज सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में फिशरीज सेक्टर के रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, यहाँ पे आप इसको रिलेट कर सकते हो एग्रीकल्चर टॉपिक के साथ, ठीक है। अगर आप पीसीएस की बात करते हो, यूपीएससी, ठीक है, पीपीएससी के भी यहाँ पे एक फेवरेट एरिया है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो क्वेश्चंस बनाती ही है, न्यूज़ में है, तो इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअली अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में किस लिए था, WTO ने अपनी जो कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है, जो इसके मेंबर होते हैं उनको फिशरीज सेक्टर में सब्सिडी जो ये देती हैं उनको रिड्यूस करने के लिए बोला है, क्योंकि जो सब्सिडीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ देती हैं उसके काफ़ी सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। यहाँ पे हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको PCS वगैरह के लिए मेंस चाहिए, ठीक है, डिटेल में डिस्कशन, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम नैपचिलर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर ये टॉपिक न्यूज़ में है तो इंडिया का फिशरी सेक्टर का स्टेटस क्या है वो हमें पता होना चाहिए। इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, यस। इंडिया में वर्ल्ड में इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है। फिशरीज स्टेट सब्जेक्ट है, क्या इसको डेवलप करना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर लॉज बनाना, बिल्कुल ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को सपोर्ट कर सकती है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कानून बनाना अगर हम बात करते हैं तो एक स्टेट सब्जेक्ट की बात आती है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, तो बोथ आर ट्रू। और एक बात यहाँ पे और भी आती है कि जो हमारा इनलैंड फिश प्रोडक्शन है, ठीक है, वो आपका कोस्टल एरिया में जो आपका फिश प्रोडक्शन होता है उससे ज़्यादा है, इनलैंड वाला ज़्यादा है, मैराइन या कोस्टल वाले से ज़्यादा। Which of the following statement is wrong about the recommendations given by N.K. Singh Committee on the review of the FRBM Act? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, ये 2003 में आया था। इसमें काफ़ी सारे टारगेट्स रखे जाते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट अपने फाइनेंस को अच्छे से बैलेंस कर सके,
ठीक है। तो उसकी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए कि कितना उसने बोरोइंग्स करनी है, कितना उसने डेफिसिट को मेक ओवर करना है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशन अभी रिव्यू हुआ था। NK सिंह जो आपके 15th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन भी थे, उन्होंने रिव्यू किया तो कुछ उन्होंने बताया। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी रॉन्ग है। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछिए। फिस्कल डेफिसिट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का 2.5% ऑफ GDP से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मार्च 31, 2023 तक, बिल्कुल सही है। रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो आपका 0.8% ऑफ GDP से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 23 तक, ठीक है, ये भी सही है। डेट टू GDP रेशो सेंटर और स्टेट्स दोनों का मिला के 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सेंटर्स के लिए लिमिट या स्टेट के लिए लिमिट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। तो जो तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हो, लेकिन अगर आप थॉरली प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपको डिफ़िकल्ट लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम नैब तहसीलदार के एग्ज़ाम को उठा के देखो तो वहाँ पे भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहाँ पे उन्होंने फिस्कल डेफिसिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट है, ये बताना है कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च करती है। ये है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये वाला इंस्टीट्यूशन आपका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को पब्लिश करता है। एक्चुअली ये रिपोर्ट है क्या, देखिए वेरियस कंट्रीज़ को उनके रिस्क के हिसाब से रैंक किया जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया को भी बताया गया है कि इंडिया के लिए अभी रिसेंट रिस्क या थ्रेट्स क्या क्या हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया में नेचुरल डिज़ास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे हाई होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के लिए रिस्क है ये, ठीक है, कि उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती जो उनके सेफ्टी सिक्योरिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो इस तरह से कुछ रिस्क इंडिया को बताए गए हैं। ये रिपोर्ट इस न्यूज़ में थी, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो लॉन्च करते हैं। उसके बाद है आपका एक प्रज्वला चैलेंज या प्रज्वला स्कीम, ये आपको बताना है कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। अगर आपको स्कीम डिटेल में या चैलेंज डिटेल में पता हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। एक्चुअली ये चैलेंज है क्या, रूरल एरियाज़ में लोगों की लाइफ को सिंपल, सेफ, सिक्योर बनाने के लिए आपको इनोवेशंस, आइडियाज़ अगर आपके पास हैं तो आप गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके रूरल एरियाज़ में उनको इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। ये आपका प्रज्वला चैलेंज है, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा है रूरल एरियाज़ में इम्प्लीमेंट करना है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है। इस तरह की स्कीम्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सोशल सेक्टर से ये स्कीम्स आती हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपका एक फेवरेट टॉपिक है PPSC के लिए, प्रज्वला चैलेंज याद रखना। उसके बाद है आपका टर्म इंद्रजाल। ये एक टर्म है इंद्रजाल, वो आपकी न्यूज़ में थी। आपको ये बताना है कि ये इंद्रजाल किस चीज़ से रिलेट करते हैं। क्या ये ड्रोन डिफेंस डोम है, क्या ये ऑपरेशन टू कर्ब ड्रग इमिनेंस है, वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट है, सरफेस टू एयर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये आपका ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। इंडिजीनियसली इंडिया के द्वारा बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई एनिमी ड्रोन आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, तो इस तरह का डोम है जो उस ड्रोन को अटैक करके उसको क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकते हैं, इंद्रजाल। उसके बाद है इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स। जो ये मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके वेपन्स हैं, ठीक है, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो कंट्रीज़ मतलब कि ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकें, ठीक है, सेफली यूज़ कर सकें। तो उनके लिए कंट्रोल रजीम्स होते हैं। जिन मेंबर्स को इसमें एडमिशन मिल जाती है तो वो कंट्रीज़ आपस में इसका ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज़ होती हैं। जो कंट्रीज़ इन एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम्स का मेंबर्स नहीं होते तो उनको इस तरह के वेपन्स का या वेपन सिस्टम का एक्सेस नहीं मिलता। तो आपको बताना है कि इंडिया इनमें से चारों में से कौन से ग्रुप का मेंबर नहीं है। तो इंडिया यहाँ पे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है, बाकी तीनों का मेंबर है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम का भी मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भी मेंबर है, एंड वॉसेनर अरेंजमेंट का भी इंडिया मेंबर है। वॉसेनर अरेंजमेंट के लिए तो इंडिया अभी चेयर भी करेगा और 1 साल के लिए उसको चेयरमैनशिप मिली है, तो ये न्यूज़ में था, इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया किसका मेंबर नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। ये कोई MCQs नहीं है, इसमें आपकी इम्पोर्टेंट
एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, जो आपकी आर्मी एक्सरसाइजेज होती हैं, नवल एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज बाईलेटरल एंड आपकी मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज वो होती हैं आपकी न्यूज़ में जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इस पेज का पर्टिकुलरली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस स्लाइड का। तो वीर गार्डियन पता होनी चाहिए, ये एयर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान। क्वेश्चन को टफ करने के लिए एक्चुअली आजकल सिर्फ कंट्रीज़ ही नहीं पूछी जाती, ये भी पूछ लिया जाता है कि ये नवल एक्सरसाइज है कि एयर एक्सरसाइज है। तो वीर गार्डियन एयर एक्सरसाइज है इंडिया एंड जापान के बीच में। वरुण आपकी नवल एक्सरसाइज है इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। साइक्लोन 1 आपका फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी के बीच में एंड इजिप्टियन आर्मी के बीच में, इंपॉर्टेंट है। ट्रोपेक्स आपकी नेवी की एक्सरसाइज है, ठीक है, बाईएनियली कंडक्ट की जाती है, लेकिन इसमें आपकी आर्मी और एयर फोर्स भी पार्टिसिपेट करती है। आर्मफैक्स आपका ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, ठीक है, जो हमारी तीनों सर्विसेज हैं, ठीक है, नवल आर्मी एंड एयर तीनों मिलके करती हैं। तरकश आपका एक जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया एंड अमेरिका के बीच में, ठीक है, इसका अभी 6th एडिशन हुआ था, ठीक है। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ये एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है तरकश। उसके बाद है आपकी तोपची, ये आपकी इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज़ कि हमारा इंडिया जो है वो अपना आर्मी डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में कितना सक्षम है, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटीज़ को शो करने के लिए ये एक्सरसाइज की गई है, ठीक है। तो ये एनुअल एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज तोपची, इंडियन आर्मी ने इसको कंडक्ट किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज थी, और भी हम आने वाले दिनों में जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज न्यूज़ में रहती हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ में है आपका किगाली एग्रीमेंट, किगाली अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अमेंडमेंट एक्चुअली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हुआ था, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका है क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन लेयर को सेव रखने के लिए किया गया था। किस कन्वेंशन के अंडर कन्वेंशन हुई थी? वियना कन्वेंशन। ये आपका 1985 में हुई थी वियना कन्वेंशन, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 1987 में हुआ था। देन उसमें किगाली एग्रीमेंट किया गया था 2016 में। तो हमारा इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर क्या है? 2016। एक्चुअली हुआ क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने ये डिसाइड किया था कि हमने ऐसे सब्सटेंसेस यूज़ नहीं करने हैं जो ओजोन को डिप्लेट करते हैं, ठीक है। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंड करके, जिसको हम किगाली अमेंडमेंट बोलते हैं, हमने ये पर्टिकुलर इंश्योर किया कि कौन से सब्सटेंस, जिसमें हमने हाइड्रोफ्लोरो कार्बन जिन मटेरियल में यूज़ होते हैं इनको हमने क्या किया था? बंद किया था, क्योंकि ये ओजोन को डिप्लेट करते हैं। 2016 में ये अमेंडमेंट आया था। न्यूज़ में क्यों है? पर्टिकुलरली 2023 में ये न्यूज़ में इसलिए था, 22 में ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये अभी रिसेंटली देखा गया कि जो ओजोन का लेवल डिप्लीट हो रहा था, अभी हम उसको क्या कर चुके हैं? मेक ओवर कर चुके हैं। जो इसका डिप्लेशन 1980 तक जो लेवल था, अभी 2022 में वहाँ तक पहुँच चुका है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस है, ठीक है। तो न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द साइट्स। मैंने आपको जो हमारा डे 1 में साइट के बारे में बताया था कि ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो पहले वो भी आप देख लेना, डे 1 का जो हमारा वीडियो था उसमें साइट्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। अभी यहाँ पे अगेन साइट्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, न्यूज़ में है तो पढ़ना चाहिए आपको। एनवायरनमेंट सेक्शन से ये लिया गया है, ठीक है। आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा, इसका ये पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है, साइट्स का। देखिए अभी रिसेंटली इंडिया ने अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड किया है, जो आपका 1972 में आया था। अभी इसको अमेंडमेंट करके WPA एक्ट 2022 बना दिया गया है। तो इंडिया ने यहाँ पे कुछ चेंजेस इसलिए किए हैं क्योंकि इंडिया साइट्स के कुछ जो प्रोविजंस हैं उनको अपने WPA में क्या करना चाहता है? इंक्लूड करना चाहते हैं। तो साइट्स के बारे में अभी यहाँ पे सारा कुछ तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे इसका सेक्रेटरीट आपको पता होना चाहिए, जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड। यस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट केम इनटू फोर्स 1975। यस, बिल्कुल 1970 में फोर्स में आया था। 1973 में इसको डिस्कस किया गया था। इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी टू द कन्वेंशन, रॉन्ग है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इंडिया साइट्स के कुछ प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट किया है अभी उसने रिसेंटली, ठीक है। तो इंडिया इसका ऑब्वियसली मेंबर है। तो यहाँ पे आपको बताना था कितने पेयर्स सही है, सिर्फ 2 ही पेयर्स सही है, तीसरा सही नहीं है। तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। उसके बाद है टर्म मत्स्य 6000। ये एक टर्म है, ये न्यूज़ में थी। आपको ये बताना है कि ये टर्म किस चीज़ के रिगार्डिंग है। तो ये जो आपकी टर्म है ये आपका
डीप सी वाटर मिशन के लिए है, या स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, या फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को बढ़ाने के लिए, या फिर माइक्रो फाइनेंस लोन स्कीम्स है फार्मर्स के लिए। ये है आपका डीप सी वाटर मिशन। इंडिया ने समुद्रयान मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। इसके तहत इंडिया क्या करेगा, डीप सी 6000 मीटर नीचे तक जाके समुद्र में, ठीक है, वहाँ पे एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को, सो दैट कि वो वहाँ पे हमें रेयर मेटल्स मिल सके, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हमारे ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए मदद मिल सके। तो ये आपका मिशन किस चीज़ के रिगार्डिंग है, मत्स्य 6000 डीप सी वाटर मिशन है, ठीक है। उसके बाद आपका एक गलाथे बे न्यूज़ में है, आपको ये बताना है कि ये नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सिचुएटेड है। स्पेसिफिकली ये ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में। एक्चुअली इंडिया ने यहाँ पे अभी इंटरनेशनल एक ट्रांसशिपमेंट कंटेनर शिपमेंट यहाँ पे जोन बनाने के लिए बात चल रही है कि यहाँ पे जो हमारा इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट होएगा तो आपका गलाथी बे वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए, वहाँ से होके गुजरे वो, ठीक है। तो गलाथे बे न्यूज़ में है, तो आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का पार्ट है ग्रेट निकोबार में जो सिचुएटेड है। उसके बाद है फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट्स मिनिस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस। सभी स्टेट एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ स्टेट मिनिस्टर्स का, ठीक है। किस चीज़ को लेके, वाटर विजन 2047 को लेके, हमारा वाटर को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, ठीक है। तो ये बताना है कि रिसेंटली कौन सी सिटी में हुआ है, ये आपका भोपाल में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज़ में था, कंट्रोवर्सी थी इस चीज़ को लेके कि इलेक्शन कमीशंस को जब चाहे एग्जीक्यूटिव हटा देती है, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसके रिगार्डिंग क्या पूछा जा सकता है। इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड इन द सेम मैनर ऑन सेम ग्राउंड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ही ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है कि उसको सिर्फ उसी मैनर, उसी ग्राउंड के ऊपर हटाया जा सकता है जैसे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को हटाया जा सकता है। बाकी दो जो आपके इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सहमति से हटाया जा सकता है एग्जीक्यूटिव की तरफ से। फिर आपका है एज पर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी। नहीं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिंगल मेंबर बॉडी था। 1993 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने वर्कलोड को देखते हुए इसको 3 मेंबर बॉडी बनाया, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड थ्रू द सिलेक्शन कमेटी। नो, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही इसको बना दिया जाता है। चीफ जस्टिस उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अभी यही कंट्रोवर्सी चल रही है कि चीफ जस्टिस उस सिलेक्शन कमेटी का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होएगा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगा, ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स भी होने चाहिए, तो सो दैट कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको क्या करे, फेयर एंड मतलब फेयर तरीके से उसको चूज़ किया जा सके। तो आपका ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके रॉन्ग है, नन, कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो गांव में लागू की गई है, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं। आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। 2016-17 में इसको लॉन्च किया गया था रीनेम करके, किसको, जो पहले इंदिरा आवास योजना चलती थी। यस, सही है। बेनिफिशरीज आर सिलेक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। नहीं, बेनिफिशरीज को किसके द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, ग्राम सभा के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इट इज़ फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नो, सेंट्रल और स्टेट के बीच 60-40 का फंडिंग पैटर्न है। तो आपकी 2 स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। रॉन्ग पूछी थी 2 और 3 आपकी क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट है आपका पैथो डिटेक्ट। ये एक किट है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप बोल सकते हो, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं मेडिकल के एरिया में। तो फर्स्ट इंडिजीनियस किट है, किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए बनी है, ये तो ये ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के लिए बनी है, पैथो डिटेक्ट। उसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी इज आर ट्रू। इंडस वाटर ट्रीटी अभी न्यूज़ में है। इंडिया ने जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था अभी बोला है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, तो पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा गया है कि हमें कुछ चेंजेस करनी है। तो ये न्यूज़ में है। सबसे पहले तो ये बताना है कि इट वाज ब्रोकर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960 में दोनों कंट्रीज़ के बीच में करवाया गया, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशंस। नो, ये रॉन्ग है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा हुई थी ये ट्रीटी, दोनों के बीच में 1960 में हुई थी, ये ट्रू है।
थ्रू दिस ट्रीटी इंडिया गोट 80% वाटर शेयर ऑफ इंडस नो। इंडस रिवर सिस्टम में से इंडिया को 20% शेयर मिला है और पाकिस्तान को 80% शेयर मिला है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे पूछा गया था, ध्यान से देखिए पहले, यहाँ पे ट्रू पूछा हुआ है, तो ठीक है, नन, कोई भी ट्रू नहीं, ठीक है। उसके बाद है आपका ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेशनल हैंडलूम डे आपका 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। रीज़न ये था कि 7 अगस्त 1905 को हमारी स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की गई थी अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्यों लॉन्च की गई थी? पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए उस समय हमारे वाइसरॉय कौन थे। वाइसरॉय बताना है आपको, इंडिया में वाइसरॉय कौन थे, ठीक है। तो नेशनल हैंडलूम डे 2015 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है, 7 अगस्त को। ये इंपॉर्टेंट डेट है। इस बार की यूपीएससी 2023 प्रीलिम में ये क्वेश्चन था, लेकिन बड़े अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिया है। 7 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस हम और भी डिस्कस करते रहेंगे। जो करंट अफेयर बिल्कुल आपका न्यूज़ में चल रहा है, बिल्कुल करंट, ठीक है, वही डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे तो डिस्कस करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखते रहिए आपको कितने क्वेश्चंस यहाँ पे आते थे। आप कमेंट सेक्शन में ये भी ट्राई कर सकते हो कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते थे आउट ऑफ 20 और आपका परफॉर्मेंस लेवल क्या है, आप बताइए, सो दैट कि मेरे को भी पता चले कि आपकी प्रेपरेशन कितनी है और फिर मेरे को कितना हार्ड वर्क और करना चाहिए, सो दैट कि सेशंस बढ़ाने चाहिए या फिर सफिशिएंट है इतना वीडियो से आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।